नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रश्न है वो आपका जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है और 150 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न संख्या कौन सी है? प्रश्न संख्या आपकी 117 है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों, जीएस का ग्रुप चल रहा है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग का ग्रुप है और 300-350 प्रश्न लगभग प्रतिमाह दिए जाते हैं इसमें। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें टेस्ट सीरीज़ भी है और नोट्स भी हैं और भी सारी चीज़ें हैं, और आप दूसरों के उत्तर भी देखते हैं जो लोग भी देते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, आज मैं बहुत बधाई देता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ जो एयर विंग के पायलट थे, एयरफोर्स के पायलट थे, अभिनंदन। तो वो आज संभवतः अभी शाम तक आ जाएंगे पाकिस्तान से। और इधर 2-3 दिनों से काफ़ी तनाव का माहौल था और युद्ध की परिस्थितियां बन रही थीं। तो यह हमारे देश के लिए और किसी भी देश के लिए यह अच्छा नहीं है। और बाकी हमारी सरकार है, जो भी निर्णय लेगी अच्छा ही लेगी। लेकिन मैं उस व्यक्ति को सल्यूट करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से और दिल से उनको बधाई देता हूँ उनके साहस के लिए, उनके पराक्रम के लिए, अभिनंदन जी को, ठीक है। और अपनी पूरी एयरफोर्स को, हमारी सेना को, मैं सभी को जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, मैं उस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में रंग भेद नीति के अर्थ की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले तो आपको बताना है रंग भेद नीति क्या होती है और इसे समाप्त करने हेतु किए गए संघर्ष की एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। तो यह आपका प्रश्न है। सबसे पहले समझ लीजिए आपको बताना क्या है। रंग भेद नीति की अर्थ की व्याख्या करनी है, ठीक है। और इसे समाप्त करने के लिए जो अफ्रीकी अश्वेत नस्ल के जो लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, उन लोगों ने किस तरीके से संघर्ष किया, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है और सबसे पहले तो पैराग्राफ में लिखना है। इतना ध्यान रखिए, कोई हेडिंग या पॉइंट्स मत डाला करिए पैराग्राफ में, और छोटे छोटे पैराग्राफ में आप लोग लिखिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में अगर इससे संबंधित कोई विचारक की लाइन मिल जाती है या किसी गीत, जो मूवी है या गाना है, उसके कोई बोल मिल जाते हैं, 1-2 लाइनें मिल जाती हैं, या कोई कोटेशन आपको याद आती है, ठीक है, तो आप उसको तीनों में, इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, तीनों में प्रयोग जरूर किया करिए, जिससे आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा आप ग्रामेटिकल मिस्टेक का खास ख्याल रखें, ऐसी कोई मिस्टेक ना करें, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक का अर्थ यही होता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। और जो भी प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रश्न आप लिख रहे हैं उसकी शब्द सीमा पर भी बहुत ही आपको खास ख्याल रखना है। जैसे जो आप प्रश्न लिखते हैं, तो लिखने के बाद जैसे लिखते समय आपको अच्छे शब्द का चयन करना चाहिए। आपने अच्छे शब्द का चयन करते हैं तो आप उसी बात को बड़ा न करके आप छोटे शब्दों में ज़्यादा बात कह देंगे। उससे क्या है, एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और होता क्या है कि एक डायमेंशंस का भी एरिया होता है, कि जैसे आप एक चीज़ को ही पूरे पेज में बता गए, वो चीज़ें नहीं सही होती। आपको डायमेंशंस देने होते हैं हर प्रकार से, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कुछ डाटा का भी प्रयोग करिए, कुछ फ्लो चार्ट के माध्यम से कुछ प्रयोग कर सकते हैं या डायग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को प्रश्न लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में रंग भेद नीति क्या थी। देखिए,
दक्षिण अफ्रीका में जो शासन था वो श्वेत लोगों का था, ठीक है। और अफ्रीकी भाषा में कहा जाए तो रंग भेद का अर्थ बस इतना ही होता है कि अलगाव या पृथकता। जैसे दो लोग हैं, दो लोगों के बीच में एक अलगाव हो, एक अलग तरीके से व्यवहार करेगा, दूसरा अलग तरीके से व्यवहार किया जाएगा। जो कानून है वो नियम कानून एक व्यक्ति के लिए अलग होंगे और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग प्रकार से होंगे। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि अफ्रीका में श्वेत जो थे वहाँ पर सफ़ेद लोगों का या वाइट मैन जो थे, ठीक है, पश्चिम देशों के, तो वहाँ के यूरोपीय लोगों का शासन था। अब ये लोग क्या करते थे, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल के लोग हैं वो अश्वेत पाए जाते हैं। अश्वेत का मतलब ये है वो सांवले हैं या काले हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, गोरे लोग, इन पर हर तरीके से इनका शासन था सफ़ेद लोगों का, तो यूरोपीय लोगों का। तो ये लोग क्या करते थे, अश्वेत लोगों के ऊपर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करते थे और रंगभेदी नीति को अपनाते थे, ठीक है। भेदभाव करते थे, जैसे अपने लिए रूल अलग निकालते थे, उनके लिए रूल अलग निकालते थे, ठीक है। और जो राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था बनी थी वह केवल श्वेत लोगों के अनुसार बनी थी। नस्ली टिप्पणियां भी की जाती थी उनके खिलाफ में, ठीक है, कि नस्ली आधार पर उनको भेदभाव किया जाता था। और क्या था कि जैसे जो नस्ली आधार पर उनको गालियां दी जाती थी, मारा पीटा जाता था, उनको साथ नहीं बैठने दिया जाता था, ठीक है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें वहाँ के निर्जातीय लोगों के साथ में हो रही थी। और कर कौन रहे थे, वहाँ पर शासन करने वाले यूरोपीय व्यक्ति। और क्या होता था कि इनमें भेदभाव जो किया जाता था वह जैसे अंतर नस्ली विवाह पर भी निषेध था। जैसे कोई एक काला व्यक्ति सफ़ेद लेडी से शादी नहीं कर सकता, ये चीज़ वहाँ पर पूर्ण रूप से निषेध थी, नहीं कर सकते आप, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो विधिक कानून थे या विधिक अधिकार थे उनमें भी भेदभाव किया जाता था कि जैसे जो काले व्यक्ति थे, काले व्यक्तियों के खिलाफ में एक पहचान पत्र भी अनिवार्य किया जाता था, ठीक है। पहचान पत्र भी अनिवार्य किया जाता था कि आपको पहचान पत्र लेकर चलना है, आपको जहाँ भी जाना है, जैसे भी जाना है, तो वहाँ पर आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। जबकि जो सफ़ेद लोग थे, जो श्वेत लोग थे, जो लोग शासन कर रहे थे, वह उनके लिए यह चीज़ें अनिवार्य नहीं थी। तो यह बहुत बड़ी समस्याएं थी। इसी को रंग भेद नीति, जो कि दक्षिण अफ्रीका में 20वीं सदी में ये चीज़ें आई। अब दक्षिण अफ्रीका के जो नजाती या काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, तो उन्होंने किस तरीके से अपना संघर्ष किया, उस संघर्ष को अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो संघर्ष किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में किया गया उसको आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जैसे यहाँ पर नागरिकों का प्रतिरोध का उपयोग किया गया, लोगों ने विरोध किया, प्रतिरोध किया, और प्रतिरोध जो किया वो सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित था, जो कि गांधी जी के विचारों पर आधारित थे, ठीक है। गांधी जी ने भी काफ़ी सहयोग किया था और गांधी जी ने काफ़ी प्रचार प्रसार भी सत्याग्रह और अहिंसा का प्रचार किया था वहाँ पर। तो उसी के आधार पर लोगों ने, नागरिकों ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने इसका प्रचार प्रसार किया और प्रतिरोध किया, ठीक है। और क्या हुआ कि 1912 में अफ्रीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनी थी उसने भी विरोध किया। किस चीज़ का विरोध किया, जो नस्ली भेदभाव जो हो रहा था, रंग भेद की नीति जो अपनाई जा रही थी उसके खिलाफ में किया। और 1950 के बाद में हिंसात्मक जो हिंसा थी वो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आने लगी, ठीक है। लोगों के द्वारा यह प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होने लगी। तो 1950 के बाद में हुआ क्या कि नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोग सशस्त्र विद्रोह शुरू करने का भी कार्य कर चुके थे। नेल्सन मंडेला ने भी सशस्त्र विद्रोह की शुरू करने का आह्वान किया था लोगों से कि बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम हर प्रकार के तरीके का उपयोग करेंगे। और क्या है कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उन्होंने क्या किया
कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन और जो आपका अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर थे या मंच थे, वहाँ पर इन चीज़ों को जो भी अत्याचार या जो भी व्यवहार किया जाता था इनके खिलाफ में, दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों के खिलाफ में श्वेत लोगों के द्वारा, तो इसकी आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। अब देखिए, दक्षिण अफ्रीका क्या, पूरा अफ्रीका ही एक खनिज संसाधन और प्राकृतिक संसाधन और एक औद्योगिक क्षमता के परिपूर्ण है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिन चीज़ों को मतलब बाहर के लोग इन्हीं चीज़ों के लालच में आए कि यहाँ पर हर तरीके से संसाधन पूर्ण है, सारी चीज़ें हम इनका दोहन यहाँ से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और 1992 में क्या हुआ कि 2/3 श्वेत मतदाताओं ने वार्ता के जरिए क्या किया था कि जो आपकी रंग भेद की नीति थी वो उसको समाप्त किया गया। या एक कहते नहीं है कि एक काल था या समय था, टाइमलाइन थी जिस पर दक्षिण अफ्रीका के लोगों के द्वारा यह कार्य किया गया, ठीक है। और जब मतदाताओं के जरिए जो श्वेत मतदाता थे, ठीक है, और उनकी वार्ता के जरिए यहाँ के लोग मतलब जो नस्लीय लोग थे या अश्वेत लोग थे उनके द्वारा सारे प्रयासों के बाद और चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को दोस्तों आप लोगों को शब्द सीमा का खास ख्याल रखें। 150 शब्दों में आप लोगों को लिखना है और निष्कर्ष के रूप में आपको बताना है कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे उनने अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ में किस प्रकार से लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है। कुछ आप पॉइंट भी अगर आपके पास में हो, आपने कहीं से पढ़े हो, तो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप लोग बेहतरीन उत्तर लिखिए। लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग सेंड कर दे सकते हैं और यहाँ से व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दीजिए। मैं आपको पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को भेज देता हूँ जितने भी मेरे पास प्रश्न या उत्तर लिखकर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाती हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आप लोगों को दूसरों के उत्तर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ें पड़ी हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस है तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग भी इच्छुक हैं, जो लोग भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए है। जो लोग नहीं मेहनत करना चाहते हैं, नहीं सिलेक्शन चाहते, बिल्कुल भी मत करें, प्लीज़ मत करें। चलिए देखते हैं। सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है आज का, जीएस सेकंड पेपर का है और प्रश्न संख्या कौन सी है? प्रश्न संख्या आपकी 118 है और 200 शब्दों में आपको इस प्रश्न को लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न को सबसे पहले तो आपको प्रश्न को समझना है, शब्द सीमा का ख्याल रखना है और जो लेखन शैली है, लेखन शैली में आपका उत्तर अगर आपके जो लिखावट है वो अच्छी है तो आपको स्वतः ही अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन अब आप पूछा कुछ और गया है, बता कुछ और रहे हैं तो फिर आपको मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, एग्जामिनर को भटकाइए नहीं, ठीक है। आप जो चीज़ पूछी गई है, जितनी मात्रा में पूछी गई है उसका आप लोगों को जवाब देना है। तो प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को किस प्रकार मजबूत बनाया जा सकता है? मुख्य बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा करिए। तो यह प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे से लिखना है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि जो पर्यावरण सुरक्षा है उससे संबंधित विकास कार्यों के लिए गैर सरकारी संगठन एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका जो उनकी भूमिका है उसको किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, उसको किस तरीके से उसकी मजबूती में वृद्धि की जा सकती है, तो इसको सबसे पहले बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो थोड़ा सा पर्यावरण सुरक्षा के बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक। और फिर बाद में इसको ज़्यादा इस पर डिटेल नहीं देनी है। डिटेल आपको जो मुख्य प्रश्न है किस प्रकार
गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ाया जा सकता है? तो इस पर जवाब देना है। और लास्ट में इसकी मुख्य बाधाएं कौन सी हैं और बाधाओं का आप किस तरीके से उपाय सुझाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, पर्यावरण सुरक्षा क्यों चाहिए? क्योंकि सुरक्षा तो उसी की चाहिए ना कि जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो। तो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, 21वीं सदी की सबसे विकराल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण का विनाश या पर्यावरण क्षरण बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। और इसके दुष्प्रभाव किस तरीके से हो सकते हैं, आज के वर्तमान समय में लोग इससे अपरिचित हैं, इससे नहीं जानते। तो हमें क्या है, इन पर्यावरण दुष्प्रभावों को आप लोगों को दूसरों को बताना है। वो चाहे आपका शहरी या ग्रामीण क्षेत्र, सभी क्षेत्रों तक जागरूकता फैलानी है कि जो हमारा पर्यावरण है उसको संरक्षित करना है। और इसमें जो NGOs हैं इनकी भूमिका को बढ़ाना है। ठीक है, इनकी भूमिका को और बड़ा करना है। तो किस तरीके से बड़ा किया जा सकता है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा वैसे भी हमें सही रहने के लिए एक स्वच्छ वायु की ज़रूरत होती है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी सब्जी, ये सारी चीज़ें हमें कौन देता है? ये प्रकृति की ओर से ही तो मिलती है ना। तो अगर हमारा इन्वायरमेंट ही ख़राब होगा तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करेंगी और बहुत तरीके की समस्याएं भी हमें घेर लेंगी। तो अब आपको बताना है दूसरे पार्ट में कि गैर सरकारी संगठनों की भूमिका में वृद्धि कैसे की जा सकती है। सबसे पहले तो यही बताना है कि जो आपके NGOs हैं, ठीक है, NGOs को पर्यावरण, जैसे कोई सरकार कानून बनाती है तो भाई देखिए, यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित हो या अन्य कोई कानून हो, यहाँ पर बात हो रही पर्यावरण की, लेकिन अन्य कोई कानून भी हो तो उसमें भी NGOs की राय नहीं ली जाती, उनको नहीं शामिल किया जाता है। तो अगर हमें इनकी भूमिका में वृद्धि करनी है तो करना क्या होगा? जैसे कोई भी पर्यावरण से संबंधित कोई कानून बन रहा है या कोई किसी नीति का निर्माण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो सरकार का तंत्र तो पूरा शामिल होता है, लेकिन गैर सरकारी तंत्र या गैर सरकारी संगठन शामिल नहीं होते हैं। तो इनको क्या करना है कि गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई राजमार्ग है या एक हाईवे है, हाईवे पर अगल बगल में वृक्ष लगाना, उनकी देखभाल करना, उनका संरक्षण करना, तो ये कार्य जो आपके NGOs हैं इनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, ये और अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और जो गैर सरकारी संगठनों की भूमिका है उसमें भी वृद्धि होगी। और क्या है कि इसको कैसे मजबूत बनाया जा सकता है कि जो गैर सरकारी संगठन हैं उनको बेहतर विनियमन करना होगा। जैसे देखिए, हमारे यहाँ जो उनका वित्त का स्रोत है वो केवल फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसको FCRA भी बोलते हैं, तो इसी के अधीन हम जितना भी रेगुलेशन होता है ये भी किया जाता है। तो जो FCRA है यह और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा जो NGOs हैं उनके बेहतर रेगुलेशन में। ठीक है, उनके बेहतर विनियमन में, और विनियमन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इनकी भूमिका को भी सरकार के साथ में जन भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, और क्या है कि जैसे जो NGOs हैं, NGOs किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, अगर वो पर्यावरण से संबंधित है या नहीं भी है, तो जो भी NGOs हैं उसको सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाना चाहिए उन NGOs को। अब यहाँ पर्यावरण की बात हो रही तो हम लोग पर्यावरण की बात करेंगे। तो जो पर्यावरण से संबंधित NGO हैं उनको RTI के अधीन लाना चाहिए। ठीक है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत लाना चाहिए, जिससे उनमें क्या है, जो एक पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना आती है वो आएगी और भ्रष्टाचार की भी संभावना कम रहेगी। और वो जब खुद सरकार के साथ शामिल होकर साथ में बैठकर नीतियों का निर्माण करेंगे, उनमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे, तो अच्छी नीतियों का निर्माण होगा जिससे पर्यावरण सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। और क्या है कि जैसे NGOs के पास में प्रशिक्षित मानव दल का अभाव है। अभी वर्तमान में क्या है
जैसे कोई एनजीओ है, तो एनजीओ के पास में सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों का अभाव रहता है। वो अपना एक पर्टिकुलर व्यक्ति या कुछ लोग मिलकर ही चलाते हैं। उसमें क्या है, एक ट्रेंड लोगों की, जैसे जो प्रशिक्षित हैं उन लोगों का एक, जैसे होता है ना, एक ग्रुप नहीं होता, कुछ ही लोग होते हैं जो एनजीओ को चलाते हैं। तो ऐसे में क्या है, हमें प्रशिक्षित लोगों का एक मानव दल बनाना होगा। ठीक है, अगर मानव दल बनाएंगे तो वहाँ पर वो चीज़ें और अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, और जो एनजीओ होगा वो और बेहतर तरीके से काम करेगा। और एनजीओज़ के पास में अगर प्रशिक्षित मानव दल होगा तो वह सभी कार्य, वो सरकारी स्तर पर हो या सामाजिक स्तर पर हो, सभी चीज़ों में वह अपना योगदान देंगे। और क्या है कि जैसे सरकार के एनजीओ के लिए घरेलू अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर हमें एनजीओज़ को मजबूती देनी है, तो मजबूती देने के लिए उनको वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, एक घरेलू तौर पर एक घरेलू जो फंडिंग है, जो घरेलू जो वित्त है उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो अभी तक क्या है, अभी तक तो हमें जो एनजीओज़, हमारे एनजीओज़ हैं, तो एनजीओज़ केवल अभी तक बाहर की फंडिंग पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अब उनको क्या है, एक घरेलू वित्त की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। लोगों को भी आगे आकर योगदान देना चाहिए, जिससे एनजीओज़ अच्छे से कार्य कर सकें। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एनजीओज़ की भूमिका को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे वृद्धि की जा सकती है। अब देखिए इनकी बाध्यताएं या बाधाएं क्या हैं, इनके सामने कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो बाधाओं में सबसे पहली बात यही आती है कि वित्त की व्यवस्था इनकी बहुत ही ज़्यादा लचर व्यवस्था है, और यहाँ पर पारदर्शिता का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। ठीक है, अब जैसे सरकार है और एक एनजीओ है, तो इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है। ऐसे विवाद अगर आते भी हैं तो इनके लिए एक समाधान प्रणाली बनाई जानी चाहिए, जिससे क्या है कि जितने भी एनजीओज़ हैं हमारे देश के, तो वो अच्छी तरीके से कार्य कर सकें। और अगर कोई विवाद उठता है सरकार और आपका एनजीओ के बीच में, तो उसके लिए एक समाधान तंत्र भी होना चाहिए, कोई एक बॉडी होनी चाहिए, एक आयोग होना चाहिए जो दोनों की समस्याओं का निदान कर सके और रेगुलेशन अच्छे से हो सके। और क्या है कि जैसे हमारे यहाँ भारत देश में बहुत से ऐसे एनजीओज़ हैं जो सरकार के खिलाफ में भी काम करते हैं। ठीक है, कुछ आंदोलन भी करते हैं। तो ये पर्यावरण संबंधी चीज़ों पर, जैसे कोई पार्टी या कोई एक कंपनी पैसा दे देती है दूसरी कंपनी के स्थान पर आंदोलन करने के लिए पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को लेकर, तो ये बहुत ही आम चर्चाएं हैं, जो आम घटनाएं हैं जो चर्चाओं में रहती हैं। तो ये भी दिक्कतें हैं कि जैसे ग्रीन पीस का एक मामला आया था, तो इसमें ये माना गया था कि सरकार के खिलाफ में आंदोलन जो किया जा रहा है वो विपक्षी पार्टी ने करवाया। ठीक है, उनके बिहाफ पर फंडिंग करी गई ग्रीन पीस एनजीओ को, और उसने फिर पर्यावरण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ में आंदोलन चलाया। तो ये बहुत ही बड़ी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, इनसे हमें निपटना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों से निपट जाएंगे तो हमारे जो एनजीओज़ हैं वो अच्छी तरीके से कार्यों को निष्पादित करेंगे। ठीक है, अपने जो कार्य हैं उनको सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से और बिना भ्रष्टाचार के एक पर्यावरण की सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स मैंने दे दिए दोस्तों, और निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है। कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं और निष्कर्ष को अपने बेहतर बना सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ डाटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर कहीं से डाटा मिल जाए तो थोड़ा बहुत डाटा डाल सकते हैं इसमें कि कितने परसेंट एनजीओज़ काम कर रहे हैं, कितने परसेंट नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से डालने से थोड़ा सा आपके उत्तर में एक मजबूती आती है। ठीक है, आप जो बात बोलते हैं वो डाटा के साथ में बोलते हैं, या जो भी कहते नहीं है कि साक्ष्य के साथ में आप जो भी बात करते हैं वो साक्ष्य के साथ में बोल रहे हैं, लेकिन वो डाटा सही होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। इंटरनेट पर आप लोग
चेक कर सकते हैं, खोज सकते हैं डेटा को। डेटा को खोजने के बाद फिर आप लिख सकते हैं और उस डेटा को कहीं पर कॉपी पर नोट डाउन भी कर लीजिए, जिससे कि बाद में आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करके उसको जा सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, और सारी चीज़ों का समावेश करते हुए आप लोग अच्छे से प्रश्न को लिखिए। लिखने के बाद ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोगों को सेंड करना है। ठीक है, और जीएस और डिफेंस ऑप्शनल का व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है, तो जो लोग भी इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, और या तो यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।